INN के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आज आपके और हमारे मेहमान हैं जनाब ज़फ़र जावेद। ज़फ़र जावेद शहर की एक सरबराह शख्सियत है और कई तंजीमों से वाबस्ता हैं, सियासतदान हैं और तालीमी इदारों के सरबराह हैं। आइए हम ज़फ़र जावेद साहब का हमारे चैनल के इस खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में खैर मक़दम करते हैं। ज़फ़र साहब आपका प्रोग्राम में खैर मक़दम है। जैसे 90s के पीरियड में आप जो है एक शऊर बेदार करने का इंश्योरेंस वगैरह की मुहिम शुरू की थी, क्या इस बार तो फिर आप ऐसा कोई मुहिम शुरू करने का कोई सोच रहे हैं कि ये तालीम में जो अदम तफावत है दोनों के बीच में उसको ख़त्म करने के लिए? यानी पेरेंट्स को बच्चों को तो मालूम शऊर है, मगर अब उनको ले आना और पढ़ाना वो एक ये अवेयरनेस की बात नहीं है, शौक़ पैदा करने की बात है। अब वो आप तो बखूब देखते कि नौजवान जो है कब सोते कब उठते, चबूतरों पे कैसा बैठते, बकाया वक्त पिक्चर या जिम में गुज़रता, तो वो तालीम की तरफ से रुझान बहुत हटता चला जा रहा है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? क्या पेरेंट्स की अदम दिलचस्पी है? यकीनन वो भी है, या फिर उनको गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप वगैरह जरिए पैसा आ रहा तो ईजी ले लेके जो है? समझता हूँ जो 100% रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट देने लगी उससे बच्चा जो है बड़ा मुतासर हो गया। मैं ऐसे भी वाक़े मेरे आँखों के सामने हुए कि हम वालिदैन को बुलाए कॉलेज को कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं आता, तो जब हम वालिदैन को ये बोले तो वालिदैन हमारे सामने बच्चे से पूछते, अरे तुम क्या है घर से निकल के जा रहे हैं ना जाते बोल के कॉलेज को नहीं जा रहे हैं क्या? हमारे सामने जवाब दे रहा है उन्हें कि जो आप पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट दे रही है, आप कहीं को पूछ रहे हैं? जब ये मिजाज ये जहन अखलाकी पस्ती का दौर पूरा पलट के फिर आगे ना गया, तो ये पस्ती का रीज़न है अखलाकी, जब माँ बाप को जवाब पलट के दे रहा और तुम पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तुम सवाल कैसा कर रहे हैं? पूरी फीस तो हुकूमत दे रही है। तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। और कई बच्चों को मैं पूछता हूँ कि अरे आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं, आपकी इतनी लो अटेंडेंस है, तो बोलते कि जो है वो हम पार्ट टाइम जॉब कर ले रहे हैं, हम स्विगी में हैं, हम फुला में हैं, अमेज़ॉन के लिए काम कर रहे हैं। वालिदैन को बुलाए तो बोलते हैं वालिदैन साहब उन्हें थोड़ा पैसे ला के हमको दे रहा है, तो अब हम उसके ऊपर जो है पाबंदियाँ कैसा करें? हमारी सुनता भी नहीं अब उन्हें। तो एक समाजी प्रॉब्लम भी हो गया। इसमें मैं समझता हूँ कि सारे ज़िम्मेदारान जो मिल्लत के हैं वो बैठकर कुछ जो है हल निकाले, और अगर पूरे लोग इन्वॉल्व नहीं हुए तो ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। जबकि बच्ची पढ़ ले रही है और जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो एक बहुत ज़बरदस्त इम्बैलेंस इन सोसाइटी क्रिएट हो जा रहा है, जो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो अभी ये सबसे ज़्यादा साबित है। अभी आप ये बोलिए कि जो साबिक़ा दौर में जब 20-25 साल पहले तक मुसलमान जो तालीम में और माईशत में पीछे थे, तो उसमें ख़ुद उनकी ज़ाती कमी थी या क़ियादती कमी थी या हुकूमत की नाअहली थी इसके अंदर? एक तो ये कि इदारे कम थे, तो मौक़े कम थे, और अब हुकूमत जो है रीएम्बर्समेंट उस ज़माने में नहीं करती थी। तो ये 2004 के बाद का है ये बस का? हाँ, 6 से कुछ शुरू हुआ। तो उससे पेशतर जो है हमारी आम आदमी की माशी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि जो है फ़ीस दे के आला तालीम करवाएं। वो एक बहुत बड़ा मसला था और बड़ा ख़राब दिखता था। वो बोलते कि हम जेवर कहीं रहन रखवा दिए या जेवर बेच के आए, या घर जो है कहीं रहन रखा दिए। बड़े ख़राब हालात थे वो। और ये सारी चीज़ अपन सियासी कायदीन पर बड़ी आसानी से डाल देते। ये तो जो है इसके ऊपर तो जो है बाज़ाब्ता उलमा इकराम भी बात करना चाहिए। ये अपनी ये ज़िम्मेदारी से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं? क्या इनका काम सिर्फ़ किताबें लिख देना या आवाज़ दे देना, हज़ारों के मजमे को जमा करना ही है? यानी वो जब तरबियत देना, तरबियत करना और एक मिजाज और एक जहन बनाना, तो ये तो एक अहम फरीज़ा है उलेमा का, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त नाकाम रहे हैं। आज के दौर में भी
तरबियत साजी के लिए जो है उलमा इकराम डरते हैं। अच्छा। हम अनपॉपुलर हो जाएंगे ऐसा बोले तो हम कहीं को, और कौन सी सियासी जमात का व्यू क्या है, हम उनके ख़िलाफ़ गए तो हमारे को क्या होगा। तो ये ज़ाती मफावदात जब तक आप सोचते रहेंगे और आप बेबाक नहीं रहेंगे और बेलौज नहीं रहेंगे कौम के मामले में, रहनुमाई होना ज़रा मुश्किल है। सियासतदान तो देखिए आप ऐसा है, उसको कई जिम्मेदारियां रहते हैं। आप उसको जो है मिलत की ज़हन साजी करो, ज़रा मुश्किल काम है। उन्हें आपके महल्ले के मोहरियाँ भी देखता, आप पुलिस में पकड़े गए भी तो जाता, आपको राशन कार्ड भी दिलाता, वो सब यानी कई जिम्मेदारियां रहती, छोटे से छोटे पैमाने पे बोल रहा मैं आपको। फिर जो है आपकी हुकूमत से नुमाइंदगी करना, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी रहती। तो उसको अगर आप पकड़ते हैं कि तुम नहीं करे किरदार साजी, वो मैं समझता हूँ ज़रा अनफेयर टू एन पॉलिटिशियन रहेगा वो। आपको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा जुमे का मस्जिद में रहता, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई कौम को पूरी दुनिया में हासिल नहीं है। आप वो यानी कोई एक आलिम जो है या मस्जिद का ख़तीब इमाम कोई बात नहीं करता इस हमारे मिली मसाइल पर। तो ये क्यों दस्तबरदार हो जा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी से, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि ये अगर आपका प्रोग्राम सुने तो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे उलेमा, मगर हकीकत यही है और वक्त का इंतखाज़ा यही है। अब वो प्लेटफॉर्म को बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर, आप यानी हंगामा मचा दे सकती है प्लेटफॉर्म से। अब आप अगर कांग्रेस का या दीगर जमात का अगर कोई जलसा हो रहा है, मैं एक मिनट 2 मिनट बोल सकूंगा कि भाई आप लोग आगे जाके पढ़िए, आला तालीम ये मरात हासिल हैं हुकूमत से। मेरी तकरीर का जुज़ ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग पढ़ो यानी कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, उसके ऊपर आप तकरीर का मौजू रहता है, पार्टी एजेंडे के ऊपर आपको। जी हाँ जी हाँ। जावेद साहब, जो हालात जो पलट के इस तेज़ी से जा रहे हैं, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ज़माने से ये कह रहा हूँ कि जो है एक कौमी यानी लोकल सतह पे कम से कम एक मुशावरती कमेटी रहना चाहिए जिसमें पॉलिटिशियंस भी हों, एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हों। कई मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए हैं, उनकी आप खिदमत ले सकते, उलेमा हों, वकला हों, ये सारे लोग। अब आप देखिए एक हमारी बदकिस्मती है कि एक कलमा पढ़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पे कभी जमा ही नहीं हो सकते। अगर उन्हों हैं तो मैं नहीं हूँ, जब आप उन्हों हैं तो मैं नहीं हूँ, कौमी मसले के ऊपर साथ बैठ कर आप चाय नहीं पी सकते, तबादले ख्याल नहीं कर सकते, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पकड़ है। इंसान को जो है जब तक उन्हें अना को नहीं ख़त्म करा और बेलौस नहीं हुआ मिली मसाइल पर, ये कौम का मुस्तक़बिल यही रहेगा। और आप देखिए आज सियासी हालात जो है मुल्क में इस तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। एक पार्लियामेंट के सेशन में आप एंटी टेररिज्म बिल भी पास करते हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी करते हैं, ट्रिपल तलाक बिल भी करते हैं, और आज भी हमको जो है वलीमों से और कवालियों से जो है फुर्सत नहीं है। मैं कोई एक आदमी को, एक तंजीम को जो है मुझे दावत देते हुए नहीं सुना कि जो है आप आइए, ये कौमी मसाइल मिली मसाइल के ऊपर जो है गुफ्तगू होने वाली है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त मगन है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने राज़ी नहीं है। तो आपकी गुफ्तगू लबेलब ये है कि हम अपने मुकामी सतह से लेकर आलमी सियासी, समाजी, मजहबी हर लिहाज से यतीम व यसीर हैं। 100%। ना कोई हमारा रहनुमा है, ना हम किसी को रहनुमा तस्लीम करना चाहते। अरे हमारी क़ियादत कमज़ोर है, अरे आप सब जमा होंगे, एक इकट्ठा होंगे तो पावरफुल होंगे। आप 14-15% जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट में हैं, आप बाद स्टेट्स में कम होंगे, मगर अक्सर जो है 14-15% है। इसमें कितने फ़िरक़े हैं ये देखिए आप, कि वो जमात वाले साहब ये जमात
यानी मसलक वाले इनके साथ बैठने राज़ी नहीं है, उनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने राज़ी नहीं है। आप तख्ती लगा देते मस्जिद के, ये अहले सुन्नतुल जमात की मस्जिद है, ये तबलीगी जमात की है, ये फलां की है, आप मस्जिदों को बांट दे रहे हैं, तो कहाँ कैसे इत्तेहाद होएगा? आप जब तक जो है ये ईगो से, ये जो अना है, इसको आप कुचल ना दें और ख़त्म ना कर दें और बोले कि जो है मैं एक कलमा पढ़ने वाली मिल्लत का जो है के लिए मैं हर चीज़ जो है छोड़ देना चाह रहा हूँ, जब तक जो है आप क्रिश्चियन जो है क्या नहीं उनका सेक्रीफाइस का लेवल है। यानी अजला में जाके हॉस्पिटल खोलते, अजला में स्कूल खोलते, यानी पूरी चैरिटेबल अपने ज़िंदगियाँ वक्फ कर देते हैं, वो सिस्टर्स हो, ब्रदर्स हो, फादर्स हो, मदर्स हो, जो भी हो। तो वैसा मेरे को आप एक आदमी बताइए। और जितने भी हमारे जो है ये मदरसे चलते हैं, इसमें ज़ाती मफादात बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं। मैं तो कई इदारों को ऐसे भी जानता हूँ जहाँ पे कफ़ाफ 40% लेते, जो भी चंदा जमा होता है उससे। तो इसमें तो कोई खिदमत का जज्बा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हालांकि कुरान और हदीस ज़बिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन बोल के बोली। अरे भाई, आपके गुज़र बसर के लिए आप कुछ ले लीजिए, 40-50% कफ़ाफ बाहर जाते चंदे जमा करके आप इदारे के नाम पर। और ये भी देखना चाहिए कि ये खैर अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये कहा जाता था कि इनके मज़हब का जो है बैकबोन दीनी मदारिस हैं। मगर अब आप देखिए कि अगर ये वक्त के साथ, हालात के साथ अगर कुछ तब्दील ना हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ चंदे की किताब लेकर दर बदर फिरते रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो ये नाकाम है। इनको साइंस नहीं आती, इनको मैथ्स नहीं आती, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो यानी ये मौजूदा दौर में ये अपना लोहा मनवा ही नहीं सकते सिवाय रसीद की बुक के। और आप जानते कि अगर रसीद की किताब लेके आपके घर कोई आया तो आप क्या रवैया रहता आपका। साहब बहादुर 4 चक्कर अगर वो ना कर ले, बाहर नहीं निकलते, कई को आया पूछते, वो 10 रुपये के वास्ते। तो ये लोगों को जो है मॉडर्नाइजेशन और साइंस की तरफ मदरसों को जाना ज़रूरी है। और ये अपने तौर पे अगर एक जहन में बैठा हुआ है कि अगर हुकूमत की इमदाद लें तो हुकूमत का इंटरफियरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा, वो एक गलत जो है जहन में बैठा हुआ है या बिठाया गया है। अगर आप हुकूमत की इमदाद लिए बगैर भी आप साइंस मैथ से वो पढ़ा सकते हैं। ये लोग जब आप असातिज़ा को जो है उर्दू पढ़ाने के लिए मुआवजा दे रहे हैं, तो साइंस पढ़ाने क्यों नहीं दे सकते आप? और जब लोग देखेंगे कि जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे मदरसे, तो लोगों को देना भी दिल बढ़कर जो है पार्टिसिपेट करेंगे चंदों में, इदारे को चलाने में। ये तो यहाँ से थोड़ी पोल्ट्री गुफ्तगू पे आएंगे अपन। ये मिली मसाइल के ऊपर बहुत ही अच्छे अंदाज से आप जो रोशनी डाल रहे थे, एक जो जज्बा आपके बीच में, अब ये खुदा करे कि वो कोई इस पर 2 कदम आगे बढ़े तो वो कारवां बनता है, एक से कारवां बनता है। अब पॉलिटिक्स 10 साल तो कांग्रेस पावर में थी, आप उस पावर में थे, उसके बाद से कांग्रेस जो है गुज़िश्ता 6 साल से इख्तियार में नहीं है। यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत है और केसीआर जो है कई वादे मुसलमानों से करते रहे और उस पर अब तक कितना इम्प्लीमेंट हुआ? क्या आप बहसत अपोजिशन में रहते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, या क्या है? मुसलमान क्यों एतबार करता है टीआरएस पर, समझ में नहीं आता। नहीं, पर फिर कांग्रेस पर भी तो एतमाद किया ना कांग्रेस। मैं आपको आंध्र प्रदेश का सुना देता हूँ आपको कि कांग्रेस आने के बाद 4% रिजर्वेशन पहली बार सारे मुल्क में जो है कांग्रेस ही लेके आई। और जहाँ पर रिजर्वेशन चलता है, जैसा कि कर्नाटक हो या केरला हो वगैरह, वो सारे कांग्रेस रूल्ड दौर में ही आई रिजर्वेशन। आपके बच्चों के लिए जो है फ़ी रिइंबर्समेंट की स्कीम यही लोग शुरू करें, कांग्रेस वाले। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन
यानी वरना तो जो है कोई मुसलमान की कोई दफ्तर में जो है पहुंच नहीं रहती, कम से कम उन्हें ख़त लेके जो है आपके यानी जो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो उसके हाथ में एक पावर तो दे दिया आप कि एक आम आदमी जो है जो चाहे वो हुकूमत से इन्फॉर्मेशन ले सकता, कहाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर कहीं 10% हाउसिंग देना है माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को, अगर मैं ये पूछूं कि वारंगल में कि स्टेटिस्टिक्स दीजिए मेरे को कि आप 10% बांटे नहीं बांटे, तकसीम करे नहीं करे मकानात मुसलमानों में, हुकूमत को जवाब देना पड़ता। आप नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो है ये तो 10% माइनॉरिटीज़ के लिए अलॉटेड है, 10% तो दिए नहीं आप, तो उनको देने पे आप मजबूर और वो कर दे रहे हैं आप। ये 10 यानी कोई वो स्कीम नहीं थी कांग्रेस के ज़माने में जहाँ पर एक परसेंटेज मुसलमानों के लिए नहीं रखा गया। यानी कोऑप्शन मेंबर्स बल्दिया में हो या मार्केटिंग कमेटी में हो या लोकल बॉडीज़ जितने भी हो, उसके अंदर जो है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव का क्लॉज कांग्रेस लेके आई कि कम से कम एक कोऑप्टेड मेंबर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से रहना ज़रूरी है, चाहे वो बल्दिया हो या चाहे कोई और सोसाइटी ग्रुप हो। तो इस तरह जो है इन्हें शादियों की स्कीम जो है शुरू करे थे कांग्रेस, ये इसके ऊपर इम्प्रूव करके कुछ रकम बढ़ाए, मगर वो हज सब्सिडी की स्कीम जो है कांग्रेस की थी। तो यानी कई स्कीम ऐसे हैं कि अगर अब ऐसा होता साहब कि जब अगर कोई बीजेपी की अगर हुकूमत आ जाए तो शायद जो है वो स्क्रैप करे आपकी माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम है, वरना कोई दूसरी सरकार, अब जैसे टीआरएस है जो कि अपने आप को सेक्युलर कहती है, इनके लिए बड़ी दुश्वारी हो जाती है। अगर हम शादी की स्कीम अगर शुरू करें, इन्हों आके उसको निकाल देना बड़ा मुश्किल रहता। तो स्कीम इंट्रोड्यूस करना जो है बहुत अहम चीज़ है, और हर स्कीम जो है अक़लियतों की यानी कांग्रेस ही करी। एक पहलू जहाँ पर यानी अक़लियती इदारों के ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा हूँ आपको, टीआरएस जो अच्छा काम करती है बावजूद इसके मैं ऑपोजिशन में हूँ, वो मुस्लिम वो माइनॉरिटी तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल टीमरीज़ के जो इदारे हैं, ये पहले कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई थी, मगर ये लोग जिस पैमाने पे लेके गए उसको, वो जो है काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा तो जो है मैं समझता हूँ कि हर वो स्कीम में इन्हों बीजेपी से मिले हुए हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन ले लीजिए, इन्हों प्रपोज करे उसको, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लीजिए, टीआरएस ऑफिशियली प्रपोज करिए उनको, डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करे, जीएसटी को सपोर्ट करे, यानी तलाक बिल को परसों जो है सपोर्ट करे, वॉकआउट करना सपोर्ट करना है। तो यानी हर वक्त जब कभी जो है इनको ज़रूरत पड़ी, इन्हों बीजेपी के साथ थे, और मुसलमान क़यादत गुमराह करी कि जो है इन्हों बहुत सेक्युलर हैं, इनके साथ जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक जमात अंदर से अगर कोई किसी कदर फ़िरक़ा परस्ती है भी, मगर जो अक़लियतों का जो अपोज नहीं कर सकती वो कांग्रेस है, और एक जमात जो कभी जाके नहीं मिल सकती बीजेपी से वो कांग्रेस है। सिवाय कांग्रेस आप कितने नई जमातें नेशनल लेवल के ऊपर देख लीजिए आप, चाहे तेलुगु देशम हो या बीजू जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज हो या वाईएस की कांग्रेस हो, ये लोग 370 और तलाक के ऊपर जो है सपोर्ट करें इनको बीजेपी को, और जो हर वक्त इनके मुकाबिल अपोजिशन में ठहरी वो कांग्रेस थी। मगर इस वक्त तल्लाक सलासा बिल जो चला, ट्रिपल तल्लाक का जो बिल था, इनडायरेक्टली कांग्रेस भी तो सपोर्ट करी ना। कैसा? कांग्रेस सिर्फ एक ही डिमांड करी, इसको सेलेक्ट कमेटी से रुजू करो बोल के। नहीं तो सेलेक्ट कमेटी को कराई तो जो है उसमें बहुत तब्दीलियाँ ला सकते। यानी यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स के ऊपर लड़ने के बजाय आप उसको वहाँ रेफर करो, वहाँ देखेंगे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी में, उसके बाद में जो है तो वहाँ पे जो कांग्रेस स्टैंड भी थी वो करेक्ट थी, 100% थी। तो मतलब उसका मीनिंग आपके लिहाज से वो जो है अगेंस्ट द बिल। और यानी राहुल गांधी से लेके हर कोई जो है
ट्रिपल तलाक बिल के ख़िलाफ़ बात करें। यानी आर्टिकल 370 पे, 35A पे और ट्रिपल तलाक पे, एंटी टेररिज्म बिल के ऊपर तो कांग्रेस वाहिद जमात थी जो ये तीनों इश्यूज़ के ऊपर बीजेपी के ख़िलाफ़ यानी बात करी, वोट करी। यानी आर्टिकल 370 के ऊपर 5 मेंबर MP कांग्रेस के मौजूद नहीं थे, उनके ऊपर तो बड़ा कड़ा एक्शन लिया गया कि जो आप कैसा नहीं रहते। तो कांग्रेस को आप सेक्युलरिज्म से और मुस्लिम दोस्ती से यानी 100% जुड़ी हुई अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। ऑपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी तो जो है भांगे दोहल बोलती कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। यानी मुस्लिम दोस्ती कांग्रेस को महंगी पड़ी है। आज आप ऐसा माहौल ये लोग मुल्क में कर दिए कि अगर आप मुसलमान के हक़ में कुछ बात करते हैं तो देखो ये यानी फ़िरक़ा परस्त मुसलमानों से मिले हुए हैं। बाज़ वक़्त तो बोलते थे ये पाकिस्तान वाली पार्टी है, जो दिल में आज अब तो जो है आज़ादी है, यानी आप जो चाहे वो कर सकते। आप मुजफ्फरपुर के जो है राइट्स में जो इन्वॉल्व हैं उनको बरी कर देते आप। पहलू खान के मर्डर में जहाँ पे ऐसा एविडेंस अवेलेबल है, उनकी औलाद के सामने उनको जो है वो करे आप, वीडियोज़ हैं, उसके बावजूद कोर्ट जो है उनको बरी कर देता। तो ये लोग कोई वो शोभा नहीं छोड़े जहाँ पर जो है इनके हाथ नहीं है। वो एंटी टेररिज्म बिल को तो जो है अगर तो मैं समझता हूँ, मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो गुफ्तगू भी के ऊपर भी जो है मुझे अरेस्ट कर ले सकते। अच्छा, एंटी टेररिज्म यानी सो मोटो एक्शन ले सकते हैं आप कि ये अब ये हो गया कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करना आप एंटी नेशनल हो गए। सारे अखबारात, सारे चैनल, सारे लोग, सारा विपक्ष जो है अब खामोश ये है कि खौफ का माहौल है पूरे मुल्क में। कोई मुंह खोलने, ज़बान खोलने राज़ी नहीं है। अब ये मतलब इस वक्त तो कांग्रेस 6 साल से इख्तियार में नहीं है और अब कब तक ऐसा रहेगा? ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस का फ्यूचर क्या है तेलंगाना के अंदर? तेलंगाना में मैं समझता हूँ सब कि मैं बड़ा एक्टिवली एसोसिएटेड था दिसंबर के असेंबली इलेक्शन में, और हज़ारों और लोगों के साथ मैं भी इस यकीन में था कि कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेगी तेलंगाना में। और ये मैं अकेला नहीं था ये समझने में, कई सर्वेस भी बता रहे थे, कई एजेंसी भी बता रहे थे। मगर अब वो क्या हुआ क्यों नहीं आए, वो बहस में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। और उसके 2 ही महीने बाद या 4 महीने बाद जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। आप देखें कि जो है 3 सीट हम जीते और 2 सीट बहुत मामूली मार्जिन से, ज़हीराबाद और चेवड़ला बहुत मामूली मार्जिन से हारे। यानी आप एक पार्लियामेंट का इलेक्शन 4000 वोट से हारना क्लोज फाइट बोल सकते हैं आप उसको। तो कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क के हर गली में बसती है। आप मुल्क के कोई भी कोने में चले जाइए, कोई भी रियासत में चले जाइए, एक कांग्रेस का जो है झंडा रहता, कांग्रेस का वर्कर रहता। तो ये पार्टी को ख़त्म करना हिंदुस्तान से नामुमकिन है। मगर प्रेजेंट हालत में 17 रियासतों में कांग्रेस का वजूद, अदम वजूद के बराबर लेजिस्लेशन के अंदर। ये देखिए आप अब कर्नाटक का मिसाल लीजिए आप, या गोवा की मिसाल लीजिए। आपको ज़्यादा नशिस्तें मिलती हैं मगर जो है वो क़ानूनी या क्या क्या हो जाता है नहीं मालूम, गवर्नमेंट बनती बीजेपी की। मणिपुर में कांग्रेस ज़्यादा स्कोर करी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरी। वहाँ पे जो है चंद दिन के बाद मालूम होता है कि बीजेपी की सरकार बन गई, पर अब मालूम होता है कर्नाटक में बन जा रही है, अब काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो ये तो मगर ये हालात जो है ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है साहब। आवाम भी जो है जानती
कि हम अगर जिस पार्टी को वोट दिए उस पार्टी को जो है अगर आप नहीं जिताते हैं, उसकी सरकार नहीं बनने देते हैं, तो ये तो वैसी बात हो गई कि आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। जब आप बीजेपी को ही गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो सीधे बोल दे ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। जो आप टिकट ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो यहाँ से छलांग लगाते हैं। मिसाल कांग्रेस असेंबली के अंदर कांग्रेस के टिकट पे थे इलेक्ट हुए, वो लोग चले गए टीआरएस में, मगर उसके खिलाफ कोई सख्त तरीन एक्शन आप नहीं ले सके। उसका रीज़न क्या हो सकता है? स्पीकर के पास लड़ रहे हैं, कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब आप ये तो मजाक है कि एक शख्स, एक एमएलए टीडीपी की टिकट पर जीतता है और जो है टीआरएस का मिनिस्टर है, एंटी डिफेक्शन लॉज को अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं आप। मिनिस्टर ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, उसकी सीट टीडीपी की वहाँ है, मगर मंत्री बना बैठा है। तो ये तो मैं आपको 94 का एक किस्सा सुना देता हूँ। 94 में टीडीपी और कम्युनिस्ट पार्टी मिलके 294 में से 246 सीट्स जीते और पी जनार्दन रेड्डी लीडर, सीएलपी लीडर थे। कांग्रेस के पास 26 एमएलए थे और 99 में जब इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ 26 एमएलए इंटैक्ट थे कांग्रेस के, एक भी इधर से उधर नहीं गया। उसकी वजह एक तो ये कि उस ज़माने में टीडीपी इनकरेज नहीं करी डिफेक्शंस। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि गुज़िश्ता 15-20 साल में बहुत बड़े सरमाएदार जो है सियासत में आ गए, यानी बड़े बड़े ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते। अब ऐसा हुआ साहब कि इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे असेंबली के अगर मैं कहने 18-20 करोड़ रुपये नहीं है तो मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। 18-20 करोड़ का जुआ खेलने वाला बहुत बड़ा सरमाएदार होना पड़ता। अब उन्हें जब जीतता है तो उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने जीतता। अगर ऑपोजिशन में बैठा उन्हें तो 2 मिनट में रूलिंग पार्टी तोड़ देती है। उसका जाति मफाद लगा हुआ है। अगर जैसा कि परसों राजगोपाल रेड्डी बोले मेरे 6000 करोड़ के बिल रुके हुए हैं टीआरएस में, तो अगर किसी इंसान के 6000 करोड़ की बिल रुकी हुई है तो आते नहीं आते बोले तो कदमों पे जाता, डराया जाता, धमकाया जाता। और जो है मैं बड़े बड़े तालीमी इदारों के सरमाएदारों को जानता हूँ, यानी चेयरमैन को जानता हूँ, जिनको जो है बुला के धमका दे डाले कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेजेस मुतासर हो जाएंगे। उन्हें चौथे दिन जुलूस लेके टीआरएस को चले जाता। एक मेडिकल कॉलेज 800 करोड़ का रहता। अब अगर 2 किसी के हैं तो उन्हें 1600 करोड़ रुपये उसके दाव पे लगे हुए हैं। वरना जो है ये होएगा, वो होएगा, ये होएगा, तुम्हारी ज़मीन जो है ये ज़मीन है, परम्बुक है तुम्हारी, लेक के जो है अंदर तुम्हारी ज़मीन है, फुल टैंक लेवल के अंदर आ गया है तुम्हारा कॉलेज। तो उन्हें देखता अरे भाई सीधा चले जाओ इनके पास। तो जितने भी जब तक जो है आप आम आदमी को टिकट ना दें और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को दें। अब तेलुगु देशम में हालिया 4 राज्यसभा मेंबर गए, वो चारों मेंबर जो है इतने बड़े सनतकार हैं। एक कंपनी 9-9 हज़ार 7-7 हज़ार करोड़ की जो है मखरूस है गवर्नमेंट में, बैंक्स में। अगर उन्हें बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो उसको अटैचमेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं उसके बिजनेस को, ला महला उसको जो है रेंगते हुए बीजेपी में जाना पड़ता। तो ये सारा जब तक जो है ये पैसों का चक्कर, मगर उनकी मजबूरी ये भी है कि अगर आपके लिए पैसा नहीं रहा, आप पैसा नहीं खर्चे, आप इलेक्शन जीतते भी नहीं। मैं आपको एक मामूली जो है वर्कर जो रहता, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, अगर मुझे टिकट दिया गया कांग्रेस का और मैं लड़ने गया, पैसे नहीं बांटा, तो जो है मेरा वर्कर मेरे वास्ते काम नहीं करता। उसका पहला चीज़ ये बोलता तुम पैसे कमा रहे हैं तो मैं क्यों न कमाऊँ, तुम कमा रहे हैं सो पैसे मेरे से बांटो। तो ये 18-20 करोड़ रुपये जो जा रहे हैं एक इलेक्शन में, वही वजह है ये। अगर पॉलिटिशियन करप्ट नहीं रहा तो वर्कर भी करप्ट नहीं रहेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है आज के दौर। और जब तक जो है पैसा नहीं दिया, आप उन्हें काम करने राजी नहीं है। अक्सर आप सुनते कि जो अरे उन्हें कैसा जीत गया, उन्हें ज़्यादा पैसा खर्चा सब।
यानी आप डेमोक्रेसी को कौन कितना खर्च रहा है उसके ऊपर लेके आ गए। मतलब अब आज के दौर में एक मॉब लिंचिंग बहुत तेज़ी से चली और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुल्क भर में हो रहा है, तो आने वाले दिनों में यहाँ के क्या हालात हो सकते हैं? क्या ऐसे कोई चांसेस हैं यहाँ पर, और अगर है तो मुसलमानों को उसके लिए क्या करना चाहिए? मॉब लिंचिंग तो बाज़ जगह बढ़ जाएगा साहब, मगर मुझे ज़्यादा खौफ इसका है कि इनके जो मंसूबे और बनते जा रहे हैं। ऐसा है, अगर राजस्थान में एक मॉब लिंचिंग होती है या मध्य प्रदेश में होती है तो थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया आपको 1 घंटे के अंदर सारा मुल्क जान लेता। मगर अगर ये लोग ये कह दें कि जो है अहद कर ले कि हम कोई मुसलमान को मुलाजिमत नहीं देंगे अपने अपने कारोबार में, जो कि जो है विस्पर कैंपेन में हो सकता और जो कि करने वाले हैं वो लोग, या होलसेलर बोलता हम रिटेलर मुसलमान को नहीं देंगे। रिटेलर तो मुसलमान रहते हैं, होलसेलर तो मुसलमान रहते ही नहीं, इन्हें ला महला बड़ी दुकान पे जाके सामान ख़रीद के छोटी दुकान में बेचता, उसको अगर बेचना छोड़ डाले, ये चीज़ें तो यानी अगर आपको माशी एतबार से अगर ख़त्म कर दें तो आपके नहीं कोई दरवाज़ा नहीं है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना चाहिए? देखिए फिर बात आके बैठती है कि आप सियासी तौर पर मुस्तहकम हो या माशी एतबार से मुस्तहकम हो, आपको एकजुट होना पड़ेगा। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप अपने अपने जगह अपना अपना कारोबार शुरू कीजिए और आप भी अहद कर लीजिए कि आप यही दुकान से ख़रीदेंगे या यही मसलक के यानी फ़िरक़े के लोगों से ख़रीदेंगे, आप उन दूसरी जगह जाके नहीं ख़रीदेंगे। जब तक आप ऐसे रेवोल्यूशनरी चीज़ें नहीं करें एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करें, आप मुतासर रहेंगे। अब तो हम बैठ के तमाशा ही देख रहे हैं, उन्हें लिंच कर दिया तो लिंच हो गए, और रोज़ जो है सबों वीडियो फिर रही, जय श्री राम बोलो, कि हाथ से पकड़ के दाढ़ी काट दे रहे, टोपी उतार दे रहे, अरे तू बीफ खा के आया बोल के अखबार में वो ट्रेन के अंदर जो है उसका मर्डर कर दे रहे हैं, तू घर से बीफ खा के आया, अरे तेरे को क्या मालूम मैं घर से क्या खा के आया। तो कोई ना कोई उन्वान से जो है ये तो चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जो है जब पहलू खान के केस में अगर उसको बरी कर दिया जा सकता, तो यानी कई ऐसे वाक़यात का तो आप केस बुक नहीं कर रहे हैं, FIR चेक नहीं हो रहा है, लोग FIR दर्ज करवाने जाने डर रहे हैं। हम थाने पे गए तो हमारे साथ थाने पे क्या रवैया होगा, पकड़ के अगर मारे इन्हें टेररिस्ट है, अब तो एंटी टेररिज्म बिल है, तो क्या होएगा अशर, डर के मारे जो है FIR दर्ज नहीं कर सक रहे। यानी एक रोड मैप, एक प्लानिंग और एक जहती, यही चीज़ें जो है आपको कोई रास्ता फराहम कर सकते हैं। तो हमारे आपका मशवरा है कि जो कौम के सरबराह सब एकजुट के बैठना और इसके लिए कोई मनसूबबंदी करना। देखिए भाई, यानी आप तादाद में कम हैं, आप ऑल इंडिया परसेंटेज 15 है आपका, आप जो है आपके हाथ में हुकूमत नहीं है, आप ना DGP है, ना कमिश्नर है, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना पुलिस आपके हाथ में है, ना अदालत आपके हाथ में है, ना इख्तियार आपके हाथ में है। आप इन हालात में जब वो लोग मनसूबाबंदी करके आपको मार रहे हैं, आप कुछ नहीं रख के मनसूबाबंदी नहीं करें तो जैसे मार खाते रहेंगे। यानी वो सब रखते हुए मनसूबाबंदी चल रही है, यानी एक साथ आप 40,000 की आर्मी घुसाते हो बगैर मालूम, किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है, बस 40,000 की फ़ौज चले गई, यानी आप बोल डाले कि आर्टिकल 370 पास हो गया, कोई घर के बाहर निकला तो जो है यानी बंदूकें टाँका फिर रहे हैं, तो ये मनसूबा ही हुआ ना। बिल्कुल। अब आपका नहीं अगर कोई प्लान नहीं रहा तो आप काउंटर कैसा करेंगे? पहले तो काउंटर करना बहुत दुश्वार है। आप 15 हैं, वो 85 हैं, उनके लिए हर चीज़ है, तालीम से लेके हुकूमत से लेके माशियत से लेके हर चीज़। हम पूरे मुकम्मल निहत्ते हैं और प्लानिंग नहीं है। ये थे जनाब ज़फ़र जावेद साहब, जिससे हम मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे।